स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का यूनिट 6 और यूनिट 7 ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी, क्राइम, पॉपुलेशन एंड जेंडर इशू से संबंधित एक्सपेक्टेड 70 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये है आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का यूनिट 6 और यूनिट 7 का सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजाति के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए वेरियल एल्विन, ऑप्शन बी है जीएस घुरे, ऑप्शन सी है एनके बोस और ऑप्शन डी एलपी विद्यार्थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, जीएस घुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे की पुस्तक का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण लघु गणराज्य के रूप में गांव की आंतरिक संरचना और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, लिटिल रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था आपके चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था। तो इनका परिप्रेक्ष्य क्या था? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति अध्ययन में प्रकृति मानव आत्मा परिसर नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन ए डीएन मजूमदार, ऑप्शन बी एससी दुबे, ऑप्शन सी एलपी विद्यार्थी और ऑप्शन डी सुरजीत सिन्हा। तो बताइए नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, तो ये प्रयोग किया है एलपी विद्यार्थी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में मुझे भैया बताइए कि एलपी विद्यार्थी ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? तो इन्होंने मलेर जनजाति का अध्ययन किया था। कौन सी जनजाति? मलेर जनजाति। कहाँ की थी? बिहार झारखंड की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनजाति और विकास की चर्चा में अलगाव की नीति नेशनल पार्क पॉलिसी के मुख्य समर्थक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वेरियर एल्विन, ऑप्शन सी है एवी ठक्कर और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो बताइए अलगाव की नीति आइसोलेशन पॉलिसी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी वेरियर एल्विन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेरियर एल्विन ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? तो वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार ग्रामीण समाज को किस सात तत्व के माध्यम से समझा जा सकता है? ऑप्शन है ग्रामीण नगर सात तत्व, ऑप्शन बी है लोक नगर सात तत्व, ऑप्शन सी है पारंपरिक आधुनिक सात तत्व और ऑप्शन डी है ट्राइबल पीजेंट कंटिन्यूम। तो बताइए ग्रामीण समाज को किस सात तत्व के आधार पर रेडफील्ड समझते हैं? तो इन्होंने दिया था फोक अर्बन कंटिन्यूम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रूरल एंड अर्बन कंटिन्यूम की बात कौन करता है? ये करते हैं सोरोकिन और जिमरमैन। ट्राइबल पीजेंट कंटिन्यूम की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके सुरजीत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल गजेटियर द्वारा परिभाषित जनजाति की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य नाम, ऑप्शन बी है सामान्य बोली, ऑप्शन सी है वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवसाय और ऑप्शन डी है अंतर्विवाही समूह। तो बताइए इंपीरियल गजेटियर ने जो जनजाति की परिभाषा दी है उसमें से इनमें से कौन सी विशेषता नहीं बताई गई है? तो इसमें इन्होंने वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवसाय ऑक्यूपेशनल बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम इसकी बात नहीं की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ग्रामीण व शहरी दुनिया के बीच मौलिक अंतरों की जांच की है। ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी पीए सोरोकिन ने, ऑप्शन सी है लुइस विर्थ ने और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस ने। तो बताइए रूरल
अर्बन सोशियोलॉजी नाम से पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके पीए सोरोकिन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या नाम है पुस्तक का? प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसकी पीए सोरोकिन और जिमरमैन की ये पुस्तक आई थी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थियोडोर सैनिन द्वारा सुझाए गए कृषक समाज के मानदंडों में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए बुनाई इकाई के रूप में पारिवारिक फॉर्म, ऑप्शन बी आजीविका के मुख्य साधन के रूप में भूमि पालन, ऑप्शन सी विशिष्ट पारंपरिक संस्कृति और ऑप्शन डी उच्च स्तर की सामाजिक गतिशीलता। तो बताइए इनमें से कौन से मानदंड थियोडोर सैनिन ने नहीं बताए हैं कृषक समाज के? तो इसमें इन्होंने उच्च स्तर की गतिशीलता नहीं बताई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। थियोडोर सैनिन की कोई पुस्तक अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनकी पुस्तक है पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी, एग्जाम में काफी पूछी जाती है, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ग्राम अध्ययनों के संदर्भ में लघु समुदाय और बृहद परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन सी मैकम मेरिट ने और ऑप्शन डी एस सी दुबे ने। तो बताइए लघु समुदाय और बृहद परंपरा की अवधारणा किसने दी है? ये दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि संस्थानों के अध्ययन में किसने भारतीय कृषि संरचना को मालिक किसान मजदूर में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए डेनियल थॉर्नर ने, ऑप्शन बी है आंद्रे बेते ने, ऑप्शन सी है जॉन ब्रेमन ने और ऑप्शन डी है ए आर देसाई ने। ऑप्शन ए डेनियल थॉर्नर, ऑप्शन बी है आंद्रे बेते, ऑप्शन सी है ए आर देसाई और ऑप्शन डी है जॉन ब्रेमन। जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर की अवधारणा दी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गांवों की एक पारंपरिक कृषि और सामाजिक संस्था जजमानी प्रथा का विलियम बाइजर द्वारा पहली बार किस गांव में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया था? ऑप्शन ए रामपुरा, ऑप्शन बी है करीमपुर, ऑप्शन सी है किशनगढ़ी और ऑप्शन डी है मोहना। साथ ही मुझे बाकी गांव का भी बताइएगा किसने अध्ययन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक है द जजमानी सिस्टम, किसकी? विलियम बाइजर की पुस्तक है। रामपुरा का अध्ययन किया था श्रीनिवास ने। किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया था बताइए? मैकम मेरिट ने। मोहना का अध्ययन किसने किया था? डीएन मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने इस बात पर जोर दिया है कि नगरीयता जीवन जीने की एक तरीका है, ना कि केवल भौतिक और जनसांख्यिकी इकाई? ऑप्शन ए जॉर्ज सिम्बल, ऑप्शन बी है लुइस विर्थ, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है मैनुअल कैसल। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी लुइस विर्थ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने घेटो का भी कॉन्सेप्ट दिया है, द घेटो नाम से इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जजमानी प्रथा को उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के शोषण की एक विधि के रूप में वर्णित किया है?
ऑप्शन ए विलियम वाइजर, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी हैरोल्ड गोल्ड। तो बताइए जजमानी प्रथा को किसने निम्न जातियों के शोषण की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया है ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने भारतीय गांवों में शक्ति की गतिशीलता और कृषि संबंधों को समझाने के लिए प्रबल जाति शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए आंद्रे बेते, ऑप्शन बी है एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन सी है एस सी दुबे और ऑप्शन डी है लुइस ड्यूमा। तो बताइए डोमिनेंट कास्ट शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो ये किया है एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक थी द रिमेम्बर्ड विलेज, इसमें इन्होंने इसकी व्याख्या की है प्रभु जाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वर्ग संरचना के संदर्भ में सी प्रोग्राम गांव के अध्ययन में जाति और वर्ग के बीच किसने अंतर स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए आंद्रे बेते, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है एफ जी बैली। तो बताइए किसने सीपुरम गांव का अध्ययन किया था? तो ये थे आंद्रे बेते। रामकृष्ण मुखर्जी इन्होंने बंगाल का अध्ययन किया है। योगेंद्र सिंह इन्होंने चानूखेड़ा गांव का अध्ययन किया है और एफ जी बैली इन्होंने बिसीपारा का अध्ययन किया है। उड़ीसा की जनजाति है, बिसीपारा गांव का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के अनुसार जजमानी प्रथा किस प्रकार के विनिमय पर आधारित है? ऑप्शन ए बाजार विनिमय, ऑप्शन बी है पारस्परिक पुनर्वितरण विनिमय, ऑप्शन सी है बार्टर सिस्टम और ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धी विनिमय। तो बताइए जजमानी प्रथा किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका रेसिप्रोकल रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज पारस्परिक पुनर्वितरण विनिमय पे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि वर्गों का 6 स्तरीय वर्गीकरण जमींदार, अमीर, किसान, खेतिहर, मजदूर किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए डेनियल थॉरन, ऑप्शन बी है डीएन धनाग्रे, ऑप्शन सी है अशोक रुद्रा और ऑप्शन डी है जॉन ब्रेमन। तो बताइए किसने कृषक वर्गों को 6 स्तरों में बांट के अध्ययन किया है? तो ये किया है आपके डेनियल थॉर्नर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन कौन सा भाग बताया है? पहला जमींदार बताया है, लैंडलॉर्ड जिसे बोलते हैं। दूसरा अमीर किसान, रिच पीजेंट्स। फिर इन्होंने बताया मध्यम किसान, गरीब किसान, खेतिहर मजदूर और लास्ट में बटाईदार। इन 6 भागों में इन्होंने बांटा है भारतीय कृषि वर्गों का। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 इन 6 भागों में से याद कर लीजिएगा। जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, अमीर किसान, रिच पीजेंट, मध्यम किसान, मिडिल पीजेंट, गरीब किसान, पुअर पीजेंट, खेतिहर मजदूर, एग्रीकल्चर लेबरर्स और बटाईदार शेयर क्रॉपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी है डेनियल थॉर्नर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसे आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई किस भूमि व्यवस्था के तहत जमींदार को भूमि का पूर्ण स्वामी माना गया था? ऑप्शन ए रेतवाड़ी व्यवस्था में, ऑप्शन बी है मालवाड़ी व्यवस्था में, ऑप्शन सी है स्थायी बंदोबस्त में और ऑप्शन डी है जागीरदारी व्यवस्था में। तो बताइए जमींदार को भूमि का पूर्ण स्वामी किसमें माना गया था? तो ये माना गया था स्थायी बंदोबस्त में।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर सही कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी होगा, डीएन धनागरे, क्योंकि डेनियल थॉर तो मालिक किसान मजदूर की बात करते हैं। बाकी कृषि वर्गों को 6 भागों में बांटा है, जमींदार, अमीर किसान, मध्यम किसान, गरीब किसान, खेतिहर मजदूर और बटाईदार में डीएन धनागरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी अभी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता दिया कीजिए, एक बार मैं उसे चेक कर लूंगी। देयतवारी व्यवस्था में राज्य को भू राजस्व देने का सीधा स्वामित्व और उत्तरदायित्व किसके पास था? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान के पास, ऑप्शन बी है व्यक्ति कृषक के पास, ऑप्शन सी है मध्यस्थ के पास और ऑप्शन डी है कम्युनिटी एज अ होल मतलब संपूर्ण समुदाय के पास। तो बताइए किसके पास था? तो ये था व्यक्तिगत कृषक के पास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का भूमि स्वामित्व एक ग्राम समुदाय तथा परिवारों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से रखी गई भूमि को संदर्भित करता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वामित्व, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक निगमात्मक स्वामित्व, ऑप्शन सी है राजकीय स्वामित्व और ऑप्शन डी है अनुपस्थित जमींदारी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी सांप्रदायिक निगमात्मक स्वामित्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए बंगाल और बिहार में, ऑप्शन बी है मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में और ऑप्शन डी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो बताइए कहां पर लागू की गई थी महलवाड़ी व्यवस्था? बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त था, मद्रास प्रेसिडेंसी में रियायतवाड़ी व्यवस्था थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि संरचना के संदर्भ में अनुपस्थित जमींदारी क्या है? ऑप्शन ए जब राज भूमि का मालिक होता है लेकिन खेती नहीं करता, ऑप्शन बी जब मालिक भूमि से दूर रहता है और किराएदारों या एजेंटों के माध्यम से इसका प्रबंधन करता है, ऑप्शन सी जब मिट्टी जोतने वाला ही वास्तविक मालिक होता है और ऑप्शन डी ऐसी व्यवस्था जहां सभी ग्रामीणों के बीच भूमि समान रूप से वितरित की जाती है। तो बताइए अनुपस्थित जमींदारी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जब मालिक भूमि से दूर रहता है और किराएदारों और एजेंटों के माध्यम से इसका प्रबंधन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 74वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 42वां संविधान संशोधन। तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कब? 1992 में। इसमें कितनी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो इसमें जो विषय हैं उनकी संख्या है 29। पंचायती राज में कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश करने के लिए भारत में पंचायती राज का शिल्पकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति को, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति को, ऑप्शन सी है एम एल सिंघवी को और ऑप्शन डी है जीवी के राव को। तो बताइए किसको माना जाता है पंचायती राज का शिल्पकार? अशोक मेहता, इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, ठीक है। और
एम.एल. सिंघवी ने क्या किया था, इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया था पंचायती राज्यों को, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। और जी.वी.के. राव ने, इन्होंने विकेंद्रीकरण और जिला स्तर पर योजना बनाने पर जोर दिया था। ये इनके सारे ईयर क्या है, अशोक मेहता समिति आई थी आपकी 1977 में, फिर है बलवंत राय मेहता समिति, ये आई थी 1957 में। एल.एम. सिंघवी समिति आई थी, ये कब आई थी, 1986 में। और जी.वी.के. राव समिति आई थी, ये कब आई थी, जी.वी.के. राव समिति ये आई थी 1985 में। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अशोक मेहता समिति, इसने द्विस्तरीय प्रणाली की बात की थी, ठीक है। देन है बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी। एल.एम. सिंघवी ने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी और जी.वी.के. राव समिति ने विकेंद्रीकरण और जिला स्तर पर योजना बनाने की बात की थी। तीनों का ईयर याद कर लीजिए। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, बलवंत राय मेहता आई थी 1957 में, एल.एम. सिंघवी आई थी 1986 में और जी.वी.के. राव आई थी 1986 में। सबसे लास्ट वाली कौन है, ये है जी.वी.के. राव, सॉरी एल.एम. सिंघवी लास्ट में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज की सबसे निचली इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी है न्याय पंचायत। तो बताइए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई इनमें से कौन सी है। तो ये है आपकी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस मॉडल की सिफारिश की है। ऑप्शन ए त्रिस्तरीय प्रणाली, ऑप्शन बी द्विस्तरीय प्रणाली, ऑप्शन सी है चार स्तरीय प्रणाली और ऑप्शन डी है एकात्मक प्रणाली। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसने द्विस्तरीय प्रणाली की बात की है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सज्जानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बाबा रामचंद्र और ऑप्शन डी एन.जी. रंगा। तो बताइए अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये थे सज्जानंद सरस्वती, ऑप्शन बी इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में तेभागा आंदोलन मुख्य रूप से किस मांग पर केंद्रित था। ऑप्शन ए जमींदारी का पूर्ण उन्मूलन, ऑप्शन बी है बटाई दारों के लगान को घटाकर एक तिहाई करना, ऑप्शन सी है जोतने वालों के लिए भूमि का स्वामित्व और ऑप्शन डी है जूट के लिए उच्च समर्थन मूल्य। तो बताइए तेभागा आंदोलन क्यों हुआ था। तो इसके लिए बटाईदारों के लगान को घटाकर एक तिहाई करने के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसान आंदोलन को नील खेती करने वालों के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला अहिंसक सत्याग्रह माना जाता है। ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी है बारदौली आम सत्याग्रह, ऑप्शन सी है चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी बिजोलिया आंदोलन। तो बताइए कौन सा अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का पहला। ये था आपका चंपारण आंदोलन। कब हुआ था, 1917 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था, ये हुआ था 1918 में। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, 1928 में। ये भी हुआ था गुजरात के सूरत में। फिर है बिजोलिया आंदोलन, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1897 और 1941 के बीच में हुआ था। कहाँ पर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसान आंदोलनों के अपने अध्ययन में उसने
किसने उन्हें पुनर्स्थापनावादी, धार्मिक और सामाजिक डकैती के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है AR देसाई, ऑप्शन बी है कैथलीन गर्ग, ऑप्शन सी है DN धनागरे और ऑप्शन डी है रणजीत गुहा। रिस्टोरेटिव, रिलीजियस एंड सोशल बैंडिट्री में किसने बांटा है किसान आंदोलनों को, बताइए। ये बांटा है कैथलीन गर्ग ने, ऑप्शन बी। इन्होंने किस गांव का अध्ययन किया था? तो इन्होंने कुंबा पिटई गांव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 के दशक में नए किसान आंदोलनों जिसका नेतृत्व शरद जोशी और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोगों ने किया, पुराने किसान आंदोलनों से भिन्न थे क्योंकि वे किस पर केंद्रित थे? ऑप्शन बी भूमि पुनर्वितरण पर, ऑप्शन बी है बाजार से संबंधित मुद्दों जैसे MSD और सब्सिडी पर, ऑप्शन सी है जाति प्रथा के उन्मूलन पर और ऑप्शन डी है धार्मिक सुधार पर। तो बताइए किस पर केंद्रित थे नए किसान आंदोलन? तो ये केंद्रित थे बाजार से संबंधित मुद्दे जैसे MSD और सब्सिडी पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध एक प्रदर्शन था? ऑप्शन ए ब्रिटिश भू राजस्व नीति के प्रसिद्ध, ऑप्शन बी है हैदराबाद के निजाम के सामंती उत्पीड़न के विरुद्ध, ऑप्शन सी है नील बगान के विरुद्ध और ऑप्शन डी है राज्य वन कानून के विरुद्ध। तो बताइए तेलंगाना आंदोलन ये था हैदराबाद के निजाम के सामंती उत्पीड़न के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम यूनिट 7 से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध विज्ञान के प्रारूपवादी संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? जिसका मानना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। ऑप्शन ए जर्मी बेंथम, ऑप्शन बी है सीजर लोम्ब्रोसो, ऑप्शन सी एनरिको फेरी और ऑप्शन डी है राफेल गैरफोलो। तो बताइए प्रारूपवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो ये है सीजर लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड का कौन सा सिद्धांत आंख के बदले आंख पर केंद्रित है और मानता है कि अपराधी को किए गए अपराध के अनुपात में कष्ट सहना चाहिए? ऑप्शन ए निरोधक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सुधारात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी निवारक सिद्धांत। तो बताइए आंख के बदले आंख कौन सा सिद्धांत मानता है? तो ये मानता है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध का लेबलिंग सिद्धांत जो बताता है कि अपराधी के रूप में पहचान मिलने से भविष्य में अधिक आपराधिक व्यवहार होता है, किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी अल्बर्ट कोहेन। तो बताइए लेबलिंग थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है हार्वर्ड बेकर ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडविन सदरलैंड के अनुसार श्वेत वसन अपराध मुख्य रूप से किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए निम्न सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन बी अपने व्यवसाय के दौरान उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन सी है शहरी मलिन बस्तियों के किशोरों के द्वारा और ऑप्शन डी है पेशेवर गिरोह के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा किए जाते हैं श्वेत वसन अपराध? तो ये किए जाते हैं अपने व्यवसाय के दौरान उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध आमतौर पर किसके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए पहली बार अपराध करने वाले के, ऑप्शन बी है कानूनी रूप से निर्दिष्ट आयु आमतौर पर 18 वर्ष से कम के व्यक्ति, ऑप्शन बी आदतन अपराधी और ऑप्शन डी घरेलू परिवेश में महिलाएं। तो बताइए बाल अपराध को कैसे संदर्भित किया जाता है? तो इसके लिए कानूनी रूप से निर्दिष्ट आयु आमतौर पर 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार जब कोई व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के वैध साधनों को अस्वीकार करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्मकांडवाद, ऑप्शन बी विद्रोह, ऑप्शन सी है नवाचार और ऑप्शन डी रेटिज्म। सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करता और वैध साधनों को अस्वीकार करता है तो ये कहलाता है इनोवेशन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैदी को उसकी सजा पूरी होने से पहले अच्छे व्यवहार की शर्त पर रिहा करने की व्यवस्था को संदर्भित करता है? ऑप्शन है
परिवीक्षा विवाह, ऑप्शन बी है पैरोल, ऑप्शन सी है दोष मुक्ति और ऑप्शन डी है छूट। तो बताइए किसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब अच्छा व्यवहार करता है, जेल में होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये कहलाता है पैरोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार का एक रूप जिसमें मुख्य रूप से शामिल होता है। ऑप्शन है नगद रिश्वत लेना, ऑप्शन बी है रिश्तेदारों या दोस्तों के लाभ पहुंचाने के लिए शक्ति का दुरुपयोग, ऑप्शन सी है सरकारी संपत्ति की चोरी और ऑप्शन डी है आधिकारिक काम में देरी करना। तो बताइए भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार का रूप क्या है? तो इसका मतलब है रिश्तेदारों या दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए शक्ति का दुरुपयोग करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदक सहचर्य सिद्धांत जो बताता है कि आपराधिक व्यवहार अंतःक्रिया के माध्यम से कैसे सीखा जाता है, किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए एडविन सदरलैंड ने इसकी बात की है विभेदक सहचर्य सिद्धांत की, ऑप्शन बी सीजर लोम्ब्रोसो ने, ऑप्शन सी है एमाइल दुर्खिम ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन ने। तो बताइए डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है एडविन सदरलैंड ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा चोरी करने या नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किया गया अपराध किस प्रकार की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए ब्लू कॉलर क्राइम, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑप्शन सी है साइबर क्राइम और ऑप्शन डी है हेट क्राइम। तो बताइए कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके जब हम अपराध करते हैं तो ये किस में आता है? ये आता है साइबर क्राइम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवीक्षा के तहत अपराधी को ऑप्शन ए कठोर कारावास में भेजा जाता है, ऑप्शन बी है जेल के बजाय निगरानी में समुदाय में छोड़ दिया जाता है, ऑप्शन सी है सभी कानूनी आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है और ऑप्शन डी है सुधार स्कूल भेज दिया जाता है। तो बताइए परिवीक्षा का मतलब क्या होता है? इसमें अपराधी को क्या किया जाता है? जेल के बजाय निगरानी में समुदाय में छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद मौलिक रूप से हिंसा के उपयोग द्वारा किस विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना, ऑप्शन बी है भय के माध्यम से राजनीतिक धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, ऑप्शन सी है जल्दी पैसा कमाना और ऑप्शन डी है पारिवारिक विवादों को सुलझाना। तो बताइए आतंकवाद का मतलब क्या होता है? भय के माध्यम से राजनीतिक धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने तर्क दिया कि विचलन हर समाज का एक सामान्य और आवश्यक हिस्सा है क्योंकि यह नैतिक सीमाओं को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम और ऑप्शन डी है हॉवर्ड बेकर। तो बताइए विचलन को समाज के लिए सामान्य किसने माना था? तो ये माना था इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत वसन अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि ऑप्शन ए उनसे कोई वित्तीय हानि नहीं होती, ऑप्शन बी है वे अनपढ़ लोगों द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन सी है अपराधियों के पास अक्सर उच्च सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव होता है और ऑप्शन डी है उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। तो बताइए श्वेत वसन अपराध में क्यों मुकदमा चलाने में मुश्किल होती है? क्योंकि अपराधी के पास अक्सर उच्च सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्स्थापनात्मक न्याय किस पर केंद्रित है? ऑप्शन है अपराधी को कड़ी सजा देने पर, ऑप्शन बी पीड़ित और समुदाय को नुकसान की भरपाई करना, ऑप्शन सी है जेड़ों की संख्या बढ़ाना और ऑप्शन डी है अपराधी को सार्वजनिक रूप से फांसी देना। पुनर्स्थापनात्मक न्याय क्या है? तो इसका मतलब है पीड़ित और समुदाय को हुई नुकसान की भरपाई करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत बताता है कि पहले चरण में एक समाज अनुभव करता है। ऑप्शन ए निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन बी है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन सी है उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी है घटती जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। तो पहली अवस्था क्या होती है? इसमें जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जनसंख्या के भीतर बीमारी की घटना अस्वस्थ होने की स्थिति को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए प्रजननता, ऑप्शन बी है मृत्युता, ऑप्शन सी है मॉर्बिडिटी और ऑप्शन डी है जनन शक्ति। तो बताइए इनमें से कौन सी बीमारी की घटना अस्वस्थ होने की स्थिति को संदर्भित करता है? तो ये है आपकी मॉर्बिडिटी की अवस्था था, मतलब दुर्घटता की अवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेट ली के प्रवास के सिद्धांत के अनुसार कुछ फैक्टर्स विकर्षक कारक हैं, वे हैं जो ऑप्शन ए लोगों को नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी है उनके मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, ऑप्शन सी है दो स्थानों के बीच दूरी को कम करते हैं और ऑप्शन डी है बेहतर नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। तो पुश फैक्टर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है एवरली ने। तो इसका मतलब होता है लोग के उनके मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब जबरदस्ती व्यक्ति को दूसरे स्थान भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए अपने प्रजनन वर्षों के दौरान एक महिला से पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या, ऑप्शन बी प्रति 1000 लोगों पर एक वर्ष से जन्मे बच्चों की कुल संख्या, ऑप्शन सी है 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या और ऑप्शन डी है एक महिला की बच्चे पैदा करने की अधिकतम जैविक क्षमता। तो बताइए कुल प्रजनन दर किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अपने प्रजनन वर्षों के दौरान एक महिला से पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी लिखा है ये अशोधित जन्म दर की परिभाषा है। फिर है ऑप्शन डी, ये है जनन क्षमता की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए पुश फैक्टर्स का, ऑप्शन बी है पुल फैक्टर का, ऑप्शन सी है जबरन प्रवास का और ऑप्शन डी है वापसी प्रवास का। तो जब लोग अच्छे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं तो ये कह रहा है कौन सा कारक है? ये है आपका पुल फैक्टर, अभिकर्षक कारक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस माल्थस के अनुसार जबकि खाद्य आपूर्ति गणितीय श्रेणी में बढ़ती है तो मानव जनसंख्या कैसे बढ़ती है? ऑप्शन ए हरात्मक श्रेणी में, ऑप्शन बी है ज्यामितीय श्रेणी में, ऑप्शन सी है रैखिक श्रेणी में और ऑप्शन डी है भोजन के साथ तेजी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी ज्यामितीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है? ऑप्शन ए माल्थसवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, ऑप्शन सी है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और ऑप्शन डी है सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत। तो ये मानना है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का। 1974 में बुखापेस्ट में विश्व जनसंख्या सम्मेलन हुआ था, उसी में ये नारा दिया गया था। विश्व जनसंख्या सम्मेलन में बुखापेस्ट में 1974 में बुखापेस्ट में विश्व जनसंख्या सम्मेलन हुआ था जिसमें ये नारा दिया गया था कि विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो जनसंख्या के आकार और अधिकतम प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध को केंद्रित करता है मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी एडविन केनन, ऑप्शन सी है फ्रैंक नोटेस्ट और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है एडविन कैनन ने।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और फ्रैंक नोटेस्टिन ने कौन सी अवधारणा दी है? तो इन्होंने जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक केसिकत्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए अपने परिवार के आकार को सीमित करते हैं? ऑप्शन ए अर्चिन ड्यूमा, ऑप्शन बी वॉरेन थॉमसन, ऑप्शन सी थॉमस डबलडे और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए सोशल कैपिलरिटी थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है अर्चिन ड्यूमा ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या पर कार्ल मार्क्स का विचार बताता है कि अधिशेष जनसंख्या प्रकृति का परिणाम नहीं बल्कि किसका परिणाम है? ऑप्शन ए तकनीक की कमी, ऑप्शन बी है पूंजीवाद, ऑप्शन सी है जैविक कारक और ऑप्शन डी है धार्मिक विश्वास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है? ऑप्शन है मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट का, ऑप्शन बी है सिमोन दी बोअर का, ऑप्शन सी है जूडिथ बटलर का और ऑप्शन डी है बेटी फ्रीडन का। तो बताइए किसने कहा है कि कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है? तो ये कथन है सिमोन दी बोअर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स। फिर है मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट का, इनकी पुस्तक है आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये है मैरी वुllस्टोन का पुस्तक। फिर है जूडिथ बटलर, इनका पुस्तक है जेंडर परफॉर्मिटी। फिर है बेटी फ्रीडन, इनका है द फेमिनाइन मिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक संरचना के रूप में जेंडर की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन ए पुरुष और महिला के बीच जैविक अंतर को, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भूमिकाएं और अपेक्षाओं से, ऑप्शन सी है प्राकृतिक प्रजनन क्षमताओं से और ऑप्शन डी है क्रोमोसोमल और हार्मोनल विविधताओं से। तो जेंडर का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ निकालते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भूमिकाएं और अपेक्षाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामाजिक व्यवस्था जहां परिवार की मुखिया सबसे बड़ी महिला या माँ होती है और वंश का निर्धारण महिला रेखा के माध्यम से होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पितृ सत्ता, ऑप्शन बी पितृ स्थानिकता, ऑप्शन सी मातृ सत्ता और ऑप्शन डी समतावाद। तो मातृ सत्ता कहाँ कहाँ पाई जाती है? खासी, गारो और जैंतिया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मातृसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 के दशक में उभरा WID विकास में महिलाएं दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संबंधों का बदलना, ऑप्शन बी महिलाओं को मौजूदा विकास प्रक्रिया में एकीकृत करना, ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक परिवार संरचना को समाप्त करना और ऑप्शन डी है केवल घरेलू भूमिकाओं पर ध्यान देना। तो वुमेन इन डेवलपमेंट में किसकी बात की गई है? तो इसमें बात की गई है महिलाओं को मौजूदा विकासीय प्रक्रिया में एकीकृत करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र नारीवाद के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है शैक्षिक अवसरों की कमी, ऑप्शन सी है पितृसत्ता और ऑप्शन डी है कानूनी भेदभाव। तो बताइए उग्र नारीवाद के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न का कारण क्या है? तो ये है पितृसत्ता, पैट्रियार्की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर एंड डेवलपमेंट दृष्टिकोण WID वुमेन इन डेवलपमेंट है से किस प्रकार भिन्न है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है केवल महिलाओं की जैविक आवश्यकताओं की बात की गई है, ऑप्शन बी है पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक संबंध और प्रणालीगत असमानताएं, ऑप्शन सी है ग्रामीण महिलाओं को दान देना और ऑप्शन डी युद्ध में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। तो बताइए GAD जेंडर एंड डेवलपमेंट में किसकी बात की गई है? तो इसमें महिला और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंध और प्रणालीगत असमानताओं की बात की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृसत्ता को किस विशेषता वाली सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए युवाओं के शासन के रूप में, ऑप्शन बी निजी और सार्वजनिक पुरुषों के प्रभुत्व के रूप में, ऑप्शन सी है निर्णय लेने में समानता के रूप में और ऑप्शन डी धार्मिक नेताओं के प्रभुत्व के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी निजी और सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के प्रभुत्व के रूप में। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी समाजशास्त्र में दोहरी प्रणाली सिद्धांत ड्यूअल सिस्टम थ्योरी किन दो प्रणालियों को मिलाने का प्रयास करता है? ऑप्शन है बायोलॉजी और कल्चर जीव विज्ञान और संस्कृति, ऑप्शन बी है पितृसत्ता और पूंजीवाद, ऑप्शन सी है परंपरा और आधुनिकता और ऑप्शन डी है धर्म और राज। तो बताएं ड्यूअल सिस्टम थ्योरी वो किन दो चीजों को मिलाने की बात करता है? तो ये पितृसत्ता और पूंजीवाद को मिलाने की बात करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास सीलिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है कार्यालय भवनों में एक पारदर्शी छत, ऑप्शन बी है एक आदर्श बाधा जो महिलाओं को शीर्ष कॉर्पोरेट पदों तक पहुंचने से रोकती है, ऑप्शन सी है महिलाओं की उच्च मृत्यु दर और ऑप्शन डी घरेलू हिंसा का एक प्रकार। तो बताइए ग्लास सीलिंग क्या है? तो ये है एक आदर्श बाधा जो महिलाओं को शीर्ष कॉर्पोरेट पदों पर पहुंचने से रोकती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर परफॉर्मेटिविटी किसने प्रतिपादित किया और यह सुझाव दिया कि जेंडर वह है जो हम करते हैं ना कि हम जो हैं? एन ओकले, ऑप्शन बी है जूडिथ बटलर, ऑप्शन सी है सिल्विया बॉल्बी और ऑप्शन डी है सुलमित फायरस्टोन। जेंडर परफॉर्मेटिविटी की बात कौन करता है? तो ये करती है जूडिथ बटलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है और अपराध के विभेदक सैचर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है एडवर्ड सदरलैंड, ऑप्शन सी है सीजर लॉम्ब्रोसो और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है एडवर्ड सदरलैंड की। अब हम आइए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। जनजाति को पिछड़े हिंदू GS घुर्रे ने कहा है। जनजातीय विकास, जनजातियों के लिए नेशनल पार्क और अलगाव की नीति का समर्थन बेरियल एल्विन ने किया है। प्राकृतिक आत्मा परिसर की अवधारणा LP विद्यार्थी ने सूर्या पहाड़ियों के अध्ययन में दी थी। ग्रामीण नगर अंतर नगरीयता एक जीवन विधि है, यह प्रसिद्ध कथन लुइस विर्थ ने दिया है। लोक नगर सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ग्राम अध्ययन, रामपुरा गांव का अध्ययन MN श्रीनिवास ने किया, जबकि किशनगढ़ी गांव का अध्ययन मैकम मेरिट ने किया है। जजमानी प्रथा, द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक विलियम बाइजर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसका अध्ययन किया गया था? करीमपुर गांव का अध्ययन किया गया था। जजमानी का शोषणकारी रूप, ऑस्कर लेविस और बिडलमैन ने जजमानी प्रथा को शोषणकारी माना है। कृषि वर्ग संरचना, भारतीय कृषि वर्ग को मालिक, किसान और मजदूर में डेनियल थारर ने विभाजित किया था। पंचायती राज, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मिला था।
किसान आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अपराध शास्त्र का जनक सीजर लोम्ब्रोसो को अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है। एटाविज्म थ्योरी इन्होंने दी थी। श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा एडविन सदरलैंड ने दी है। विचलन एनोमी प्रतिभानहीनता का सिद्धांत सबसे पहले इमाइल दुर्खिम ने दिया, जिसे बाद में रॉबर्ट बटलर ने प्रयोग किया। लेबलिंग थ्योरी हॉवर्ड बेकर की है, इसे नामकरण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पैरोल और परिवीक्षा, परिवीक्षा अदालत द्वारा जेल से बाहर सुधार का मौका है, और पैरोल क्या है, जेल की आधी सजा काटने के बाद की रिहाई है। माल्थस का सिद्धांत, माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय क्रम 1 2 4 8 क्रम में बढ़ती है और खाद्य सामग्री घटती है 1 2 3 4 के क्रम में बढ़ती है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? एडविन कैनन ने दिया है। सामाजिक केसिकत्व का प्रतिपादन अर्चिन ड्यूमा ने किया है। जनसांख्यिकी संक्रमण, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सीबी ब्लैकर और फ्रैंक नोटेस्टीन ने किया है। जेंडर, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, यह कथन है सिमोन दी बुआर का। जेंडर परफॉर्मिटी, जेंडर का एक कार्य प्रदर्शन के रूप में जुडिथ बटलर ने परिभाषित किया है इसे। पितृसत्ता, पितृसत्ता को महिलाओं के उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण मानता है उग्रवादी नारीवाद। प्रवास के 2 फैक्टर होते हैं, एक है पुश और दूसरा है पुल। ये किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था एवर्ट ली ने। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट था तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।